नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के खंड 3 के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु के चौथे और अंतिम भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ इस चर्चा के उपरांत आप सभी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझ सकेंगे। मॉनसून के निवर्तन की ऋतु, भारत की परंपरागत ऋतुओं, वर्षा का वितरण, वर्षा की परिवर्तिता, भारत के जलवायु प्रदेश, मॉनसून का भारत के आर्थिक जीवन पर महत्व तथा भूमंडलीय तापन। पिछली कक्षा के अंत में हमने मॉनसूनी वर्षा की विशेषताएं ये डिस्कस किया था। आइए अब हम इस कक्षा की शुरुआत मॉनसून के निवर्तन की ऋतु से करते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीने को मॉनसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ने लगता है। मॉनसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मॉनसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती हैं। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाती है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ने लगती है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मॉनसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मॉनसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र से पैदा होती है और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बन जाते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। आइए अब हम भारत की परंपरागत ऋतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहां ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत की ये 6 ऋतुएं भारतीय कैलेंडर के अनुसार और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किन किन महीनों में आती हैं। बसंत ऋतु चैत्र बैसाख के महीने में और मार्च अप्रैल के महीने में। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें
तो ये ज्येष्ठ आषाढ़ जो कि मई जून का महीना होता है। वर्षा ऋतु जो कि श्रावण या भाद्र जो कि जुलाई अगस्त का महीना होता है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक का महीना होता है जो कि सितंबर अक्टूबर में आता है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष या पौष नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। शिशिर ऋतु जो कि माघ और फाल्गुन के महीने में आती है और ये जनवरी और फरवरी का महीना होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि भारत में कितनी भिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं। आइए अब हम भारत में वर्षा के वितरण की बात करते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर हम भारत को 4 भागों में विभाजित करते हैं। आइए अब इन अलग अलग वर्षा क्षेत्रों के बारे में जानें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। निम्न वर्षा क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। आप भारत के इस मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप को पहचानने की कोशिश करें। आइए अब हम वर्षा की परिवर्तिता की चर्चा करते हैं। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन भाग मध्य गुणा 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आइए अब हम भारत की जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन करें। भारत की जलवायु मॉनसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी के आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में
जलवायु दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं, जिनके नाम हैं: पहला, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा, शुष्क जलवायु, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक होने पर यह मरुस्थल होता है। तीसरा, गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चौथा, हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अगला प्रकार है बर्फीली जलवायु का, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन के जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मॉनसून होते हुए भी वर्षावन, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एच शुष्क और गर्म, सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करें कि मॉनसून का भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, मॉनसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पर आधारित है। दूसरी, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तीसरा, मॉनसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। चौथा, वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा और बाढ़ का कारण बनती है। पांचवा, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। छठा, मॉनसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। सातवां, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। आठवां, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र
और आवासों की विविधता में उजागर होती है। आइए अब हम भूमंडलीय तापन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद भी सुना होगा अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापन में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कोई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमनियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की समाप्ति से पूर्व आप एल नीनो और भारतीय मॉनसून के रिश्ते को भी जान लें। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट हो जाता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाओं को शामिल किया जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना।
एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिण गोलार्ध में गर्मी दिसंबर के महीने में होती है। भारत में मॉनसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मॉनसून के आगमन से 5 से 10 दिनों की देरी हो गई थी। मॉनसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागरों तथा ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती, जो कि 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम पे स्थित है, तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन, जो कि 12.5 डिग्री दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व पे स्थित है, के बीच पाए जाने वाले वायु दाब के अंतर को मापकर मॉनसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों, मापदंडों के आधार पर मॉनसून के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय का पूर्वानुमान लगाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज की कक्षा में भारत की जलवायु के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। आइए अब ये जानने का वक्त है कि आपने क्या सीखा। तो आइए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 1, मॉनसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान डैश लगता है। आपके पास ऑप्शंस हैं बढ़ने, घटने, सामान्य या विरल। प्रश्न संख्या 2, भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में आती है? आपके पास ऑप्शंस हैं ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्र, चैत्र बैसाख या आश्विन कार्तिक। तो प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ने इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।